नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए पाठ अध्ययन करेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पाठ 7 राष्ट्रभाषा हिंदी। किसी राष्ट्र के समस्त का अर्थ है यहाँ पर सभी देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता यूनिटी की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। कि एक राष्ट्रभाषा का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि ऐसी भाषा जिसको हम सारे देश के अंदर उपयोग कर सकें, आपस में बोलचाल में यूज कर सकें। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहां लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहां उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। यहाँ पर यह कहा गया कि एक मान लो यहाँ पर व्यक्ति कोई दूसरी भाषा बोलता है, एक कोई दूसरी भाषा बोलता है, तो भिन्न भाषा अपने भाव एक दूसरे में आपस में प्रकट नहीं कर सकते। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतः अपनाएं, जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें, तो ऐसी राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। अंत में 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखो, अब राजभाषा हिंदी को अधिकार कब मिला, यहां पर आपका क्वेश्चन बन जाता है। 14 सितंबर 1949 को। आपकी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। किस लिपि के अंदर है? देवनागरी। देखो प्यारे बच्चों, यदि आप आंतरिक प्रश्नों को पढ़ोगे तो आप 50% प्रश्न उत्तर तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पाठ को अध्ययन कराऊं। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। सभी इस पक्ष पर एकमत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो, क्योंकि अंग्रेज, चलो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी यहाँ उत्पन्न हुई है। हमारी राष्ट्रभाषा इसलिए अंग्रेजी नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रश्न उठा, क्या उठा? हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए? संस्कृत निष्ठ रूप को स्वीकार किया जाए या हिंदुस्तानी रूप को किया जाए? हिंदुस्तानी रूप अंग्रेजी रूप के अंदर आ जाता है। इसीलिए हमारे जो देश के नेता थे, वहां पर राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एक मत से विजयी हुआ। यह एक मत गुरमुख सिंह मुसाफिर का था। एक मत, सिंगल वोट। गुरमुख सिंह मुसाफिर ने ये वोट डाली थी। उसने कहा था कि हिंदी जो है संस्कृत रूप में होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा कर दिया था, इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी, कि एक वोट से जीती थी। लेकिन वहां पर एक मत का मतबल था कि जितने भी सदन के अंदर व्यक्ति थे, सभी ने कहा कि हाँ हिंदी होनी चाहिए, हाँ हिंदी होनी चाहिए। लेकिन एक मत में दुष्प्रचार क्या कर दिया? वहां सिंगल वोट थी। यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती है। यदि ज्ञानी गुरमुख सिंह जी
हिंदी के पक्ष में अपना मत न देते, जबकि तथ्य यह था कि राष्ट्रभाषा हिंदी अंग्रेजी बने। ऐसा कोई विवाद था ही नहीं, इस संबंध में मतदान हुआ था। अब राजऋषि जो थे, ये आपका फर्स्ट प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर भी है कि राजऋषि टंडन क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे नेहरू जी पे। बात यह है कि राजऋषि टंडन जो थे वो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध होने के कारण वो 15 वर्ष की छूट न दिए जाने का पक्ष में नहीं थे। उनको पता था कि क्या पता वो 15 वर्ष तक ना जिए। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने के लिए हट करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस नहीं हुए कि उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदी ही बनेगी। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा सेठ गोविंद दास ने टंडन जी के चरण पकड़ लिए। अब यहां पर भी प्रश्न बन गया कि टंडन जी के चरण किसने पकड़े? बालकृष्ण शर्मा, नवीन और सेठ गोविंद दास। पंडित नेहरू ने 10 साल में बने रहने के लिए हट मान लेने की प्रार्थना की। कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और नहीं देने देंगे। इट मीन्स क्या है कि हम 15 साल के बाद हिंदी को राजभाषा दे देंगे। तब टंडन जी ने नेहरू जी का हट मानने के लिए राजी हो गए, उनका कहना मान लिया उन्होंने। अंग्रेजी को 15 साल की छूट तो दे दी। ये 15 वर्ष 1965 में पूरे होते, किंतु उससे पूर्व राजऋषि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वर्गवासी हो गए। वो उनकी परमात्मा के पास चले गए, मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। अब अकेले रह गए जवाहरलाल जी, अकेले सेठ गोविंद दास बचे। नेहरू जी ने सन 1960 में 65 के बाद अंग्रेजी बने रहने का विधेयक लोकसभा में पास करवा दिया। समस्त कांग्रेसी सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करने का संचेतक का होता है कि संचेत करना भी जारी कराया गया। अकेले सेठ गोविंद दास को उनकी प्रतिज्ञा का विचार करके इस संचेतक से छूट दी गई। सेठ गोविंद दास ने इस विधेयक का डटकर विरोध किया कि आपने तो कहा था कि 10 साल के बाद हम हिंदी को राजभाषा देंगे, लेकिन आप ये गलत विधेयक लेके आए हो, ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अंग्रेजी लाने के पक्ष में थे। लेकिन हुआ भी वही जिसको राजऋषि टंडन की शंका थी। उनको पता था कि वो 12 वर्ष तक शायद जीवित ना रहे, और वो जीवित भी नहीं रहे। उसका फायदा उठाकर अंग्रेजी को उन्होंने आगे और समय दे दिया। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों, साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व में क्या हो, चाहे ये दक्षिण का हो, चाहे ये पश्चिम का हो, आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। कहने का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि पुराने समय में भी जो हम अपने भाव एक दूसरे से व्यक्त करते थे वो हिंदी में ही थे। संत सिपाही देशमुख गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी भी देश की आज़ादी के लिए पूरे दिलो जान से जुटे हुए थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए। गुरु जी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जय घोष प्रदान किया वह सारे देश के विचार से हिंदी में ही था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन सा जय घोष प्रदान किया? वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। किस भाषा के अंदर प्रदान किया? हिंदी भाषा के अंदर प्रदान किया। गुरु जी का 10वीं ग्रंथ भी जफरनामा छोड़ के सारे का सारा हिंदी में है। अब देखो गुरु गोविंद सिंह ने भी हमारी हिंदी के लिए, देश की हिंदी के लिए काम किया। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया
और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। अब यहाँ पर भी प्रश्न बन जाता है कि महर्षि दयानंद किस राज्य से? गुजरात से। उन्होंने किसको अपनाया? हिंदी को। उन्होंने अपने ग्रंथ किस में लिखे? हिंदी में। देखो प्यारे बच्चों, यदि आप अच्छे ढंग से पाठ को अध्ययन करोगे तो मैं नहीं मानता कि आपको सारे के सारे प्रश्न अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा। अब यहाँ फिर प्रश्न बन गया, हिंदी को किस भाषा के नाम से पुकारा? आर्य भाषा के नाम से पुकारा। सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी। उनके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अनथक कार्य किया, लगातार कार्य किया, जोर लगा के कार्य किया। हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित के, पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी, मॉरिशस, ये कंट्री के नाम है बेटा, दूसरे देशों के नाम है। अफ्रीका इत्यादि में आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। फिर प्रश्न बन गया, आर्य समाज ने किन किन देशों के अंदर हिंदी के प्रचार के लिए कार्य किया? भारत, फिजी, मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि। हिंदी साहित्य निर्माण के में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? कि उन्होंने हिंदी को प्रचार के लिए कार्य किया। यह तथ्य भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने तथा लिखने का अनुरोध। देखो फिर एक आंतरिक प्रश्न बन रहा है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया। अब यहां पर फिर प्रश्न बन गया कि स्वामी दयानंद को हिंदी में लेखन लिखने का अनुरोध किसने किया? ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने। उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था और वहां से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था। देखो फिर आपका को प्रश्न बन गया कि बंगाल से कौन सा पत्र निकलता था? नाम क्या था? देवनागर। वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था। देखो प्यारे बच्चों, फिर प्रश्न बन गया कि वह किस हिंदी के साथ किसका प्रचार करता था? देवनागरी का भी प्रचार करता था। बंगाल के लिए भी यह देवनागरी लिपि चाहते थे, बंगाल के लिए भी वो हिंदी चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय तक संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत में लिखते थे, लेकिन उनको बोलने के लिए किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। इस अनुरोध के बाद हिंदी में बोलने लगे। हिंदी की किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर, अब देखो, हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा ना होकर पूरे देश, समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हों, हमारा लोकतंत्र गूंगा न रहे, हम दूसरे देशों के ज्ञान की जूठन को ही सब कुछ न समझें, हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाएं। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसके साथ छोटी बड़ी बहनों का सम्मान भी होता रहेगा। छोटी बड़ी बहनों का मतलब यह है प्यारे बच्चों, क्योंकि हर प्रांतों में क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, उनको हमने छोटी बड़ी बहनों को नाम दिया। किंतु अंग्रेजी की कुर्सी उल्टाए बिना यह संभव नहीं है। अतः अंग्रेजी हटाओ, स्वदेशी बचाओ, स्वदेशी भाषा अपनाओ, यह भावना जन जन के हृदय में उत्पन्न करनी होगी। अब कौन सा आंदोलन की भावना उत्पन्न करनी होगी? अंग्रेजी हटाओ, स्वदेशी भाषा अपनाओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में, राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी ही है। अब फिर प्रश्न है बेटा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में हिंदी के बारे में क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी ही है। देश के आजाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे वे रेडियो पर सुना सकें। अब देखो प्यारे बच्चों, तब बीबीसी अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर संदेश सुनाती थी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। क्यों? उन दिनों बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होता था। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने संदेश देने से मना कर दिया।
और उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी का मतलब क्या है, भारत, अंग्रेजी जानता है। गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना ज्ञान मैं क्या कर देता, बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयार किए जाने का इंतजार न करता। विदत शिरोमणि डॉक्टर रघुबीर की मान्यता है कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकती। जैसे छोटी बड़ी बहन ने बोला था ना यहाँ पर, इसी का मतलब यही है कि एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। फिर प्रश्न बन गया, ये किसने कहा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो यह तक कह दिया, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लज्जाएं नहीं बल्कि घमंड करें। फिर प्रश्न बन गया कि राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा? इस समानती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से तो अंग्रेज ही हों। अब देखो प्यारे बच्चों, हिंदी को अपनाने के लिए जोर दिया गया। जब तक हम पूरे संपूर्ण भारत के अंदर हिंदी लागू नहीं करोगे तब तक हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। आज कहने को तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है प्यारे बच्चों कि कहने को तो राष्ट्रभाषा हिंदी है कि उसकी समीक्षा करो आप। हिंदी भारतीयों की भावनात्मक अभिव्यक्ति, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में बात कर रहा हूं, मातृभाषा में बात कर रहा हूं, तभी आप मेरी भाषा समझ पा रहे हो। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। किसके भाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती? हिंदी के बिना। और हिंदी क्या है? भारत की आत्मा है। ये प्यारे बच्चों यहां पर आपका पाठ अध्ययन पूर्ण हो चुका है। पाठ अध्ययन के बाद इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। इसके 5 प्रश्न हैं और ये 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर वीडियो का। तो और प्रश्न उत्तर की वीडियो के अंदर आपको पाठ अध्ययन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पर सभी लिंक आपको वहां पर मिलेंगे। आपने तो बस इतना करना है कि इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करो। और कैसे? फ्री में, मेरी तरफ से कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको आने वाले समय में गिफ्ट भी दूंगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों। कोरोना काल के अंदर आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप सुख से रहें, आनंद से रहें, खेलते रहें और अपने मम्मी पापा का, बड़ों का, टीचर्स का, सभी का आदर करते रहें और प्रभु सिमरन करते रहें। धन्यवाद।